हेलो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर चल रहा था उसको हम उसको सॉल्व कर रहे थे। उसी पेपर को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। तो हमारे पास जो पेपर था उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था, आज हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट नोट्स ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे हमें क्या करना है, नोट्स लिखना है। तो ये क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। जैसा नाम बता रहा है, एमिनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप और एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर NH2 ग्रुप भी होगा और एक COOH ग्रुप, एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम एमिनो एसिड कहते हैं। अगर NH2 ग्रुप और COOH, अगर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप हमारा एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होगा, एक ही कार्बन पे अगर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे COH दिख रहा है आपको ये, और आपको NH2 ग्रुप भी दिख रहा होगा, ये देखो NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, ये एक ही कार्बन पे अगर जुड़े हुए हैं तो फिर ऐसे एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। फिर अगर NH2 ग्रुप किसी कार्बन पे है और उसके अगले कार्बन पे COH जुड़ा है तो उसको हम बीटा एमिनो एसिड कहते हैं। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा गामा इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये है अल्फा एमिनो एसिड। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपका NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप एक साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एमिनो एसिड कहते हैं। यदि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होंगे तो फिर हम इनको कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो पॉली एमिनो एसिड्स या पॉलीएमाइड्स को बनाते हैं। और फिर मतलब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो फिर ये एक चेन बनाते हैं जो हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखना कि एमिनो एसिड्स क्या है। फिर एमिनो एसिड्स आपस में अमाइड लिंकेज से जुड़ते हैं। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ अमाइड लिंकेज से जुड़ा रहता है। और ऐसे बहुत सारे अगर हमारे पास एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉलीएमाइड चेन। और यही असल में एक प्रकार से आगे ज्यादा बड़ा हो जब जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो यही एक प्रकार से हमारा प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क्योंकि हमारे एमिनो एसिड्स में क्या होते हैं, हमारे एमिनो एसिड में ये NH2 ग्रुप भी होता है और COOH ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो हमारे एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। तो यानी कि बेसिक ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप और COOH ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप। तो हमारा एमिनो एसिड में बेसिक ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर मैं इस एमिनो एसिड को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालता हूं, ठीक है, यानी कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, अगर मैं इस एमिनो एसिड को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालता हूं तो फिर ये क्या करेगा, तो ये जो इसका एसिडिक ग्रुप है, क्योंकि बेस में डाल रहे हैं तो एसिड वाला पार्ट रिएक्शन करेगा। क्योंकि आप किस में डाल रहे हो, बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो इसको, तो फिर ये क्या करेगा, ये एसिड वाला पार्ट इसको रिएक्ट करेगा। और ये जो हमारा एसिड वाला पार्ट है ये H+ छोड़ देगा। इस H+ को कौन पकड़ लेगा, वो बेसिक सॉल्यूशन पकड़ लेगा। और हमारे इस एमिनो एसिड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। अगर मैं एमिनो एसिड को किस में डालूंगा, अगर मैं एमिनो एसिड को बेस में डालूंगा तो एमिनो एसिड
कैसे रिएक्शन करेगा? एमिनो एसिड का बेसिक ग्रुप रिएक्शन नहीं करेगा, एमिनो एसिड का क्या रिएक्शन करेगा? एसिडिक ग्रुप रिएक्शन करेगा। कि बेस में डाल रहे हो ना आप, तो बेस, जैसे बेस में डाल दिया आपने, जैसे कि आपने NaOH में डाल दिया, KOH में डाल दिया, या किसी बेसिक सॉल्यूशन में आपने अगर किसी एमिनो एसिड को डाल दिया, तो एमिनो एसिड का कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा बताइए? तो भैया बेस में डाल रहे हो तो एमिनो एसिड का एसिड वाला पार्ट रिएक्शन करेगा। और एसिड वाला पार्ट क्या करेगा? एसिड वाला पार्ट H+ को छोड़ देगा, और वो H+ उस बेस के पास, सोल्यूशन में जो बेस होगा उसके पास वो H+ चला जाएगा। और एमिनो एसिड में कैसा चार्ज आएगा बताइए? बताओ, एमिनो एसिड में कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि COOH जो उसका एसिडिक पार्ट था, उसने तो H+ दे दिया, तो अब वो क्या बच गया? CO नेगेटिव। इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन में हमारा जो एमिनो एसिड होता है वो कैसा हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो बेसिक सोल्यूशन में एमिनो एसिड कैसा हो जाता है? एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज बन जाता है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन। अच्छा, अब इसी को आप छोड़ो, कल्पना करो कि यार अब आपने इसको एसिड में डाल दिया। अब यही कल्पना करेंगे कि हमने इसको कहाँ डाला है? एसिड में। अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो अब बताओ कौन सा वाला पार्ट रिएक्शन करेगा? अगर आप इस एमिनो एसिड को एसिड में ऐड करोगे तो कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा? एमिनो एसिड का बेसिक पार्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो एमिनो एसिड का बेसिक पार्ट रिएक्शन करेगा। अब वो कैसे करता है? तो जब हम एसिड में डालते हैं, अब एमिनो एसिड का बेसिक पार्ट रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब एमिनो एसिड एक बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब बेस, उसका बेसिक पार्ट रिएक्शन करेगा, ये नीचे एसिड पड़ा हुआ है। तो एसिड क्या करता है? अपना H+ छोड़ता है। उस H+ को कौन ले लेगा? एमिनो एसिड का NH2 ले लेगा। तो ये जो एसिड होगा सोल्यूशन में वो H+ छोड़ेगा, उस H+ को कौन ले लेगा? उस H+ को ये NH2 ले लेगा, और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए? तो यानी कि एसिड में अगर हम एमिनो एसिड को डालते हैं तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ गए होंगे? समझ रहे हैं कि भैया आपने बेस में डाला, तो एमिनो एसिड में तो दोनों क्षमताएं हैं, वो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो एसिड की तरह व्यवहार करेगा, H+ छोड़ेगा और माइनस आयन बन जाएगा, ठीक है। COH H+ छोड़ेगा, CO माइनस बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने उसको एसिड में डाल दिया, अगर आपने एमिनो एसिड को उठाया और एसिड में डाल दिया, तो अब एसिड तो ऑलरेडी नीचे है, तो अब ये एमिनो एसिड का कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा? बेसिक वाला, यानी कि NH2 वाला रिएक्शन करेगा। ये NH2 वाला इस एसिड से H+ लेगा, और वो H+ NH2 के पास आएगा। NH2 क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव। NH2 क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब एमिनो एसिड, एसिड के अंदर जाके क्या बनता है? एक पॉजिटिव आयन बनता है। अब आपको क्या करना है? आपको ऐसा आपको ऐसा, ये जो एसिड होता है इसका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। और बेस का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है, ये तो आप जानते ही ना। तो ये, अब आपने क्या करना है? अब आपने ऐसा पीएच रखना है सॉल्यूशन का पीएच ऐसा रखोगे जहां पर ना तो ये COH H+ छोड़ पाए और ना ही NH2 H+ ले पाए, ठीक है। यानी कि आपने एक ऐसा पीएच रखना है, एक ऐसा पीएच रखना है आपने जहां पर क्या हो? जहां पर एमिनो एसिड ना तो हमारा COH H+ छोड़ पाए, यानी कि ना तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज आए, और ना ही NH2 H+ ले पाए कहीं से, यानी कि इसके ऊपर कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। मतलब हमें पीएच ऐसा रखना है कि ये COH H+ ना छोड़ पाए, और ये एक नेगेटिव स्पीशीज ना बन जाए, या NH2 H+ ना ले पाए और ये एक पॉजिटिव स्पीशीज ना बन पाए। ऐसा पीएच हमें रखना है। तो ऐसा पीएच रखो कि ना तो COH H+ दे और ना ही NH2 H+ ले, और ऐसे में आपके एमिनो एसिड में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ऐसे में आपके एमिनो एसिड में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इस पीएच को कहते हैं, ऐसे पीएच को कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? एमिनो एसिड का वो पीएच है जहां एमिनो एसिड में कोई भी चार्ज ओवरऑल नहीं होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो ये बात को ध्यान रखना है, ये है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक बार फिर से बोलो,
एक ऐसा पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पीएच, एक ऐसा पीएच जहां पर एमिनो एसिड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जहां पर एमिनो एसिड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि एक ऐसा पीएच होना चाहिए सॉल्यूशन का जहां पर एमिनो एसिड का COH ना तो H प्लस छोड़े ना ही NH2H प्लस ले, यानी कि ना तो ये माइनस हो ना ही ये पॉजिटिव आयन बने। ठीक है, तो ऐसे पीएच को क्या कहेंगे हम, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। अब देखो, अब यानी कि क्या बात हो गई, यानी कि क्या बात ये हो गई कि ये जो हमारा एमिनो एसिड है, ये जो हमारा एमिनो एसिड है, ये जो हमने एक एमिनो एसिड बनाया, इस एमिनो एसिड में यार सॉल्यूशन को ये H प्लस नहीं दे पा रहा और ना ही सॉल्यूशन से ये H प्लस ले पा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का ऐसा पीएच करना है। तो अब ना तो ये H प्लस सॉल्यूशन को देगा और ना ही ये कहीं से H प्लस सॉल्यूशन से लेगा, ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या है, अब ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, आपस में ही एक दूसरे को H प्लस लेंगे, H प्लस देंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस को ना H प्लस देना है और सॉल्यूशन से ना H प्लस लेना है। ऐसा पीएच हमें सॉल्यूशन का मेंटेन करना है। ऐसे पीएच को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन से लेना और देना नहीं है, लेकिन इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो ये एसिडिक ग्रुप अपने ही बेसिक ग्रुप को क्या क्या करेगा, H प्लस देगा। तो ये COH क्या करेगा, H प्लस छोड़ेगा और इस H प्लस को कौन पकड़ लेगा, ये NH2 पकड़ लेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। इस तरह से ये एक एक चार्ज्ड स्पीशीज में बदलेगा, जिसमें NH2 के पास इस ये वाला H प्लस यहां आ जाएगा। ठीक है, ये H प्लस ले रहा है, दे रहा है, लेकिन सोल्यूशन से नहीं ले रहा है। सोल्यूशन तो दे भी नहीं सकता, सोल्यूशन ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, ऐसा पीएच है उसका। ये आपस में ही चला रहे हैं, इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस ले लिया, तो इसके पास H आ गया, तो इस पे क्या जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और इसने H प्लस दे दिया तो CO माइनस। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में पहली डेफिनेशन तो ये है कि एक ऐसा पीएच जहां पर हमारा एमिनो एसिड ना तो सॉल्यूशन को H प्लस दे और ना ही सॉल्यूशन से H प्लस ले, यानी कि अपने आप में क्या रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब लेकिन ये आपस में H प्लस लेता है, देता है, अपना COH अपने NH2 को H प्लस देता है, तो ये CO नेगेटिव बन जाता है या NH3 पॉजिटिव बन जाता है। तो एक तरह का ये क्या बन गया, एक तरह का ये डाईपोलर स्पीशीज बन गया जिसमें दो पोल हैं, ऐसा एक स्पीशीज बन गया। इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर हमारा एमिनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल। आप अंदर ही अंदर रिएक्शन करके एक तरफ नेगेटिव कर लेता है, एक तरफ पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल रहता है। लेकिन उसमें एक तरफ एसिड H प्लस छोड़ता है, NH2H प्लस लेता है, तो ये एक तरह का डाईपोलर स्पीशीज बन जाता है। इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इस पे, ओवरऑल चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि सॉल्यूशन को नहीं दे रहा, सॉल्यूशन से H प्लस नहीं ले रहा, लेकिन आपस में कर लेते हैं ये, आपस में यहां से H प्लस छोड़ता है, ये NH2 H प्लस को ले लेता है। तो ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इनमें दोनों पोल पे, दोनों जगहों पे आ जाते हैं, तो ये डाईपोलर स्पीशीज बन जाता है। इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या बन गया, ज्यूटर आयन बन गया, जिसमें तो ये बोल रहा है कि एट दिस पीएच एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्यूटर आयन, जिसमें कि NH3 पे क्या होता है, पॉजिटिव, और CO कैसा होता है, नेगेटिव, और नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ओके, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू पे क्या क्या चीजें होती हैं। आइसो इलेक्ट्रिक जब आपका पॉइंट होता आता है, तो उस वक्त क्योंकि एमिनो एसिड में कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एमिनो एसिड में कोई चार्ज नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज है, लेकिन ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो एमिनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये करंट अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रॉड डालू, यहाँ नेगेटिव रॉड डालू, तो एमिनो एसिड कहीं मूव नहीं करता, तो किसी और नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी मिनिमम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलोगे ये क्या है, आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सॉलिबिलिटी मिनिमम होती है का मतलब है कि भैया जब ये ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई चीज न्यूट्रल होती है ना, तो पानी में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये कितनी सारी बातें हैं। देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत आसान है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत आसान है, उसको समझने के लिए एमिनो एसिड्स को समझना जरूरी है। एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, उसको कहते हैं एमिनो एसिड। अब अगर हम एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो बेस में डालोगे तो एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा।
और एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे तो एसिड की तरह काम करेगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। बेस और एसिड में डालोगे तो बेस की तरह काम करेगा, H प्लस लगे पॉजिटिव हो जाएगा। आपको ऐसा पीएच मेंटेन करना है, ना ही COH H प्लस दे, ना ही NH2 H प्लस ले, यानी कि न्यूट्रल रहे। ऐसे पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक हो गया। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में और क्या बात है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में ये बाहर H प्लस नहीं देता, बाहर से H प्लस नहीं लेता, लेकिन आपस में ही H प्लस यहां से वहां आदान प्रदान कर लेते हैं। इससे बन जाता है एक आयन, एक बाइपोलर आयन, एक बाई पोल आयन बन जाता है, जिसको कहते हैं ज्यूटर आयन। यहाँ पे NH3 पॉजिटिव होता है और CO माइनस होता है। ज्यूटर आयन की खासियत क्या होती है, ज्यूटर आयन न्यूट्रल होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में बनता है। ज्यूटर आयन न्यूट्रल होने की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव नहीं करता। ज्यूटर आयन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा फटाफट से देख लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप जुड़े रहिए, आप समझते रहिए। अगला वीडियो ऐसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमने समझ लिया। अब अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसको हेडिंग्स को हम ब्लू से कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं जो हेडिंग्स है उनको ग्रीन से कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं अगर कोई पूछेगा आपसे, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत सारे OH हो, जिनमें बहुत सारे क्या हो, OH हो, बहुत सारे, बढ़िया बढ़िया तरीके से क्या होने चाहिए, OH होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, OH होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे OH होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो बहुत सारे OH हो, और या बहुत सारे OH हो और साथ में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं और उनमें कम से कम एक क्या हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बस सिंपल है। ठीक है, कीटोन भी होना चाहिए, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, कोई एक हो, और उसमें बहुत सारे OH हो, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बस सिंपल सा दिमाग में डाल लीजिए, पॉली बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी कि OH वाले कीटोन वाले एल्डिहाइड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट में सबसे प्यारा कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एल्डिहाइड है। हाँ भैया, एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या इसमें बहुत सारे OH हैं, हाँ इसमें तो अच्छे खासे OH हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत भी होता है, वो जब ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी देता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, बहुत सारे OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ऐसे अगर ये हमारा फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज में कीटोन होता है, फ्रक्टोज में यहाँ पे सेकंड नंबर पे कीटोन होता है। चलिए मैं केवल अभी ग्लूकोज के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में सेम फॉर्मूला सेम होता है। चलिए यहाँ पे फ्रक्टोज का भी हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, आपको थोड़ा समझ में बेहतर आ जाएगा। फ्रक्टोज में यहाँ CH2OH लिख लेंगे, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये मिस्टेक होगी, इसको थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है। फिर यहाँ पे हम HOH कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम OH कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम OH कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम CH2OH कर लेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, दिस इज आवर फ्रक्टोज। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फ्रक्टोज हो गया, इसको ध्यान से समझना। ओके, तो ये आपके सामने फ्रक्टोज है। ठीक है, तो अगर हम, तो इस इन दोनों में क्या है, बहुत सारे OH हैं और दोनों में ही एक में एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अब सिम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप होते हैं इस आधार पे कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम उसमें वाटर डाल के उसको ब्रेक करेंगे, वाटर डाल के, एसिडिक वाटर डाल के जब हम उसको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस जब हम उसका करेंगे, तो वो कार्बोहाइड्रेट और कितने छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स को जन्म देगा, इस आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, यानी कि उनका हाइड्रोलिसिस करके और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपलेस्ट हैं, जिन जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। वो हाइड्रोलिसिस करके, वाटर से रिएक्शन करके और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं हो सकते। उनका एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपके सामने बने हैं। इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते ही नहीं है, ये सबसे छोटे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसी राइबोस जो डीएनए में होता है, डीएनए में एक राइबोस शुगर होती है, तो वो भी इसका इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। और अब अगला देखते हैं। ठीक है, और देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जब ब्रेक होंगे तो वो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, जब उनमें हम उनको वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिक वाटर डालेंगे, तो फिर वो ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक हो गए अगर वो सिंपल सिंपल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल दे देंगे, तो हम बोलेंगे हाँ यार ओलिगोसेक्राइड है। अगर 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना दिए उसने, तो हम बोलेंगे ये ट्राइसेक्राइड्स है। 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना दिए, टेट्रासेक्राइड्स है। या 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बना दिया, तो ट्राइसेक्राइड्स है। तो ओलिगोसेक्राइड्स हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास सबसे सिंपल सा एग्जांपल क्या है, इसका हमारे पास सबसे सिंपल सा एग्जांपल चीनी है। चीनी को हम कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो चीनी का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, चीनी को जब हम वाटर से ब्रेक करते हैं, तो चीनी बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चीनी बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो चीनी क्या हो गया, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो 2 सिंपल मोनोसेक्राइड्स को बना रहा है, इसीलिए हम चीनी को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, वैसे ही माल्टोज है, वैसे ही लैक्टोज है, ये 2 2 यूनिट ग्लूकोज को बनाते हैं। और जो ज्यादा बनाते हैं, इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिखा है रेफिनोज, आपने याद रखना ये 3 को बनाते हैं। ठीक है, ओके। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये चीज जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको ध्यान रखना कि दो, जैसे मैंने कहा कि भाई 2 से लेके क्या बना रहे हैं, 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स बना रहे हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ये जो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़े हैं, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कैसे जुड़ा है, या फिर फ्रक्टोज ग्लूकोज 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 3 जुड़े हैं मान लो, तो जुड़े कैसे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज कैसे जुड़े हैं, फ्रक्टोज फ्रक्टोज कैसे जुड़े हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्लूकोज ग्लूकोज यानी जो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर है उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एस्टर लिंकेज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इनके भी एस्टर लिंकेज नहीं हुआ एक्चुअली, ईथर का लिंकेज हम कहेंगे इसको। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनके बीच में होता है, इसको ध्यान रखना फिलहाल के लिए, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इसमें जैसा नाम बता रहा है कि ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद, ठीक है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट का आपने हाइड्रोलिसिस किया और उसने 10 से ज्यादा बना दिए, ठीक है, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स बना दिए, मतलब कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स बना रहा है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज बना रहा है, बहुत सारे फ्रक्टोज बना रहा है, 10 से ज्यादा बना रहा है, 12 से ज्यादा बना रहा है, तो फिर ऐसे
कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है। और पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइकोजिन हमारे पास है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। स्टार्च आप जानते हैं कि ये कहाँ होता है, स्टार्च हमारे स्टार्च हमारे पोटैटोस में होता है। ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्च हमारे कहाँ होता है, स्टार्च हमारे पोटैटोस में होता है, जो गेहूं है उसमें होता है। ठीक है। हम गेहूं के अंदर या चावल के अंदर या हमारे जो पोटैटो आलू है उसके अंदर हम जिस कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं वो एक्चुअली स्टार्च होता है। ठीक है। और फिर वो हमारी बॉडी में जाता है और वो ब्रेक होता है हमारे ग्लूकोज में, मतलब हमारी बॉडी में जाके वो एक पॉलीसैकेराइड्स है, तो वो हमारी बॉडी में जाके हाइड्रोलाइज होता है और वो ब्रेक हो जाता है हमारे छोटे छोटे ग्लूकोज की यूनिट में। तो इसलिए हमारी बॉडी में फिर ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज फिर हमारे लीवर में ग्लाइकोजिन के रूप में स्टोर हो जाता है। मतलब वो ग्लूकोज हमारे लीवर के अंदर, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिन के रूप में स्टोर हो जाता है। सेल्यूलोज होता है हमारी लकड़ियों के अंदर। तो ये सब जो है प्लांट्स के अंदर होते हैं। सेल्यूलोज हमारी लकड़ी के अंदर, प्लांट के लकड़ी है, कपास है, इनमें हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। आप देख लीजिए इसको, आप अच्छे से लिखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।